क्लास कल हमने देख लिया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, और साथ साथ देखा था कि जॉन डाल्टन ने परमाणु के अभी तक मतलब उस टाइम तक ज्ञात जितने भी कारण थे, जितने भी बातें थी, उनके बारे में क्या बोला है। जॉन डाल्टन ने 6 बातों में उसको जो है वो समेट दिया था। वो 6 बातें कल हमने देखी थी। आज हम बात करने वाले हैं एटम के बारे में कि परमाणु होता क्या है। परमाणु के बारे में जॉन डाल्टन ने बोल दिया कि हर एक पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर बना हुआ होता है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं विशेषकर परमाणु के बारे में बात करने वाले हैं कि परमाणु का साइज कितना होता है, छोटा कितना छोटा होता है, इसको काय में नापते हैं, वो उसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ साथ जो है हम परमाणु कितने बड़े होते हैं उसका एक अंदाजा लगाएंगे, एक उसमें वो मानेंगे। और पुराने समय में हमने क्या क्या तत्वों के नाम, कैसे कैसे तत्व देखे थे, कैसे कैसे तत्वों के नाम रखे थे, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। नहीं जय, आज मैं आपको इसके अलावा कुछ नहीं करवाऊंगा, तो पढ़ा रहा हूँ। तो हम कल जो है वो इसकी स्टार्टिंग पे पहुंच गए थे। आज परमाणु के बारे में बात करेंगे, परमाणु क्रमांक के बारे में बात करेंगे, परमाणु का आकार कितना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते हुए देखी है? दीवारों का कमरा, कमरे के समूह वाली एक इमारत निर्मित होती है। उस विशाल की इमारत की रचनात्मक इकाई क्या है, मतलब वो कैसी बनी हुई है, तो आपको पता चलेगा कि वो दीवार जो है उसके छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है, या फिर वो जो रेत होती है, रेत का एक छोटा कण होता है। इसी प्रकार सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है। मतलब सभी पदार्थ काय से बने हुए हैं, परमाणु से बल्कि बने हुए हैं, इसलिए उसको बोल रहे हैं रचनात्मक। हर एक पदार्थ की रचना काय से हुई, रचना समझते हो ना आप, मैथ्स में रचना करते होंगे, वृत्त की रचना करो, त्रिभुज की रचना करो, फलाना फलाना भुजा दी हुई है तो उसकी रचना करते थे। तो मतलब क्या बनाते हो आप, उसमें वृत्त बनाते हो, त्रिभुज बनाते हो, उसकी रचना कर रहे हो। इसी प्रकार से सभी पदार्थों की रचना कैसे हुई है, सभी पदार्थों की रचना परमाणुओं के द्वारा हुई है। अब बात आती है परमाणु होते कितने बड़े हैं। तो परमाणु बहुत छोटे होते हैं, इनको नैनोमीटर में नापा जाता है। क्या मैंने नैनोमीटर के बारे में आपको पहले कभी बताया कि एक नैनोमीटर कितना होता है? कभी बात करी है आपसे? नहीं हाँ करी? भैया करिए। हाँ करी भैया है? करिए। करी है, हाँ चलो अच्छी बात है अगर करी है तो। अगर नहीं करी तो मैं नहीं करी तो आज एक बार फिर से हम उसी चीज को रिवाइज करेंगे कि 1 नैनोमीटर में कितना पोर्शन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है परमाणु की त्रिज्या को, त्रिज्या समझ रहे हो ना, परमाणु की त्रिज्या को। जैसे मान लीजिए यदि हमारे पास ये कोई परमाणु है ना, परमाणु को किस्मत से जो है वो अंडाकार या गोल मान लिया, है ना, इसका आकार को ऐसा मान के चल रहे हैं कि परमाणु का आकार ऐसा है, तो इसकी रेडियस, रेडियस बोले तो इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी इसको बोलेंगे त्रिज्या, रेडियस, है ना। इस रेडियस को हम जो नापते हैं वो नैनोमीटर में नापते हैं, है ना, काय में, नैनोमीटर में। टाटा नैनो गाड़ी सुनिए, ओ भाई नैनो गाड़ी नहीं सुनी, टाटा नैनो सुनिए भैया। सुनिए ना। वो टाटा नैनो का नाम क्यों रखा हुआ है नैनो? नैनो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि नैनो मतलब होता है बहुत छोटा, है ना। नैनो का मतलब होता है बहुत छोटा, नैनोमीटर। नैनोमीटर में हम इसकी रेडियस मापते हैं, और वो नैनोमीटर कितना होता है इसका कंपैरिजन के लिए हम बोलते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर से होता है, लिखेंगे 1 नैनोमीटर, एनएम से दिखाते हैं, 1 नैनोमीटर बराबर से होता है 10⁻9 माइनस मीटर, 10⁻9 मीटर, 10⁻9 मीटर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हमको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये माइनस जो 9 लिखा हुआ है ना, इसको पहले तो हमको प्लस में बनाना पड़ेगा। कोई मुझे बताएगा अगर मेरे को 10 की घात ये -9 है, प्लस करना है, तो क्या करूंगा मैं इसको +9 करने के लिए? बटे में लिखना पड़ेगा भैया। बहुत बढ़िया बेटा, बटे में लिखेंगे तो 10 की घात -9 नीचे जाएगी, बटे में जाएगी तो वो काय की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखें ये मीटर का मामला ही है। अच्छा यहाँ पर अभी भी 1 नैनोमीटर ही लिखा हुआ है, 1 नैनोमीटर ही लिखा हुआ। अच्छा मैं क्या तिर्यक गुणा कर सकता हूँ इसका इधर? आप जानते हो कि तिर्यक गुणा करना, क्या मैं इसका तिर्यक गुणा इधर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ बेटा। यहाँ पर मैं 10 की घात 9 का 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करो वही हो जाता है, 10 की घात 9 नैनोमीटर। यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर, यहाँ कुछ नहीं बचा हुआ ना, केवल ऊपर 1 बचा हुआ, तो 1, यानी कि 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 1 मीटर में 10 की घात 9 नैनोमीटर होते हैं। अगर इसका उल्टा बोलूं,
1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 10 की घात -9 मीटर होते हैं। दोनों ही बातें हैं, ध्यान रखिएगा, इस पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आपको याद क्या रखना है? आपको केवल याद ये रखना है 1 नैनोमीटर बराबर से 10 की घात -9 मीटर। इसकी सहायता से हम ये वाली इक्वेशन में निकाल सकते हैं 10 की घात 9 नैनोमीटर बराबर से 1 मीटर, मतलब 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10 की घात 9। अब इस 10 की घात 9 को यदि मैं अंकों में लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? 1। फिर उसके बाद जब भी आप याद रखिएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, जब भी 10 की घात जैसे 9 लिखी हुई है ना, इसका मतलब हो जाता है 1 के बाद 9 जीरो, ना कि 10 के बाद 9 जीरो। ध्यान रखेंगे, यहाँ बच्चे गलती करते हैं। 10 की घात 9 लिखी हुई है ना, मतलब क्या हो जाएगा? 1 के बाद 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। किसके बाद 9 जीरो? 1 के बाद 9 जीरो, है ना? 3 3 का जोड़ा, ये 1 3 3 6 3 9, है ना? ये 10 की घात कितने हो गए? 9 हो गया। यदि आप बोलते हो 10 के बाद अगर 9 लगा देते हो 1 जीरो और बढ़ जाएगा फिर, है ना? तो फिर मामला गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आपका। 10 की घात 9 नहीं है, ये 10 की घात 10 हो जाएगा। 10 की घात 9 लिखने के लिए किसके बाद 9 जीरो लिखेंगे? 1 के बाद 9 जीरो, ना कि 10 के बाद 9 जीरो। इसके बाद 9 जीरो नहीं लगाएंगे, गलत, ये गलत हो जाएगा। ये याद रखिएगा, गलती होती थी, मुझसे होती थी, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गलती करेंगे। तो 10 की घात 9 मतलब 1 के बाद 9 जीरो, है ना? 10 की घात, तो मतलब क्या हो जाएगा? 1 मीटर जानते हो आप कितना होता है? अगर अप्रोक्सीमेटली बोलूं 1 मीटर, तो मेरा हाथ के बराबर होता है। कितना? मेरा हाथ के बराबर, यहाँ से लेकर हाथ यहाँ तक जो होता है। आप देखोगे जब भी कपड़ा नपवाने जाओगे, आप नया कपड़ा लेने जाओगे कोई लट्ठे से, तो एक लंबा सा स्केल निकालता है वो कपड़ा देने वाला, है ना? तो वो लंबा सा स्केल जो है वो 1 मीटर के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली। बड़े लोगों के हिसाब से एक हाथ और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो 1 मीटर की दूरी रहती है ना? तो ये 1 मीटर की रेंज, मतलब इतने को आप जब इतने भाग करोगे, कितने भाग करोगे? इतने, 1 मीटर हिस्से, एक वो जो स्केल होता है ना लोहे का बड़ा सा, उस स्केल के इतने भाग करोगे तो जितना एक भाग आएगा वो होगा 1 नैनोमीटर बराबर। गिनने कितने हैं ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। मतलब आप 1 मीटर स्केल के, 1 मीटर स्केल के जब आरी से इसको काटोगे और 10 अरब भाग करोगे, जब 10 अरब भाग करोगे तो जो एक हिस्सा है, क्या हुआ? भैया इसमें एक जीरो अतिरिक्त है। 10 हो गए, 10 की घात 10 लिख दिया मैंने। अच्छा, मिटाया नहीं वापस। अब कितने हो जाएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब, है ना? तो मतलब यदि मेरे पास जो है, यदि मेरे पास एक कोई स्केल है जो कि कितना मीटर लंबा है? 1 मीटर लंबा है। कोई स्केल है मेरे पास, वो कितना मीटर लंबा है? वो 1 मीटर लंबा है। इसके मैं जब 1 अरब हिस्से करूंगा, 1 अरब हिस्से करूंगा, देखो अभी मैं अगर ऐसे स्केल से खींचता हूँ तो 1 अरब हिस्से पॉसिबल नहीं होंगे, मैं बहुत कम हिस्से कर रहा हूँ। जब 1 अरब हिस्से करूंगा इसके, तो जब एक छोटा सा पोर्शन आएगा ना, वो होगा 1 नैनोमीटर के बराबर। वो किसके बराबर होगा? 1 नैनोमीटर के बराबर। तो आप खुद इमेजिन करो 1 अरब हिस्से कितने छोटे छोटे हो जाएंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे। हम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। किसी भी पतली से पतली आरी का भी यूज करें तो भी हम 1 अरब हिस्से उस लोहे के स्केल के कर नहीं पाएंगे, है ना? और अगर कर भी लेंगे तो जो एक हिस्सा आएगा ना, वो इतना छोटा होगा कि वो दिखेगा ही नहीं हमको, है ना? अगर आप रेत का एक कण भी ले रहे हो ना, तो वो भी बहुत बड़ा है। इसके अंदाजे के लिए आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, वो टेबल से अपन को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है ना, कि कितना परमाणु का आकार कितना होता है। त्रिज्या दी हुई है मीटर में, मीटर में दी हुई है। 10 की घात -10 हाइड्रोजन परमाणु, 10 की घात -9। यहाँ पर देखो जल का अणु, जल का अणु कितना है? 10 की घात -9 मीटर में, मतलब 1 नैनोमीटर के बराबर है। क्या जल का अणु दिखाई देता है आपको? कभी पानी हाथ में लोगे तो क्या जल के अणु दिखाई देंगे, कण दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। वही कण जो दिख ही नहीं रहे हैं वो रेडियस रखते हैं 1 नैनोमीटर की। और हीमोग्लोबिन का अणु, हीमोग्लोबिन मतलब कि जो हमारे खून में घुला रहता है, जो कि हमारे ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार है ना? ऑक्सीजन के कारण से, ये इस हीमोग्लोबिन के कारण से हमारे खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। आपके खून का रंग लाल होता है ना, सभी ने देखा होगा ना, देखा है कि नहीं? हमारे खून का रंग लाल होता है, वो किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है पूरे शरीर तक। उस हीमोग्लोबिन का अणु जो है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है ना? 10 की घात -8 है, सॉरी बड़ा होता है। 10 की घात -8 है, छोटा होगा कि बड़ा? बड़ा होगा, है ना? 10 की घात माइनस। अच्छा बताओ, ये देखो अब कितना दिमाग किसका ज्यादा चलता है। जल का अणु 10 की घात -9 मीटर है,
हीमोग्लोबिन का अणु 10 की घात -8 है। बताओ बड़ा अणु किसका होगा, जल का अणु बड़ा होगा कि हीमोग्लोबिन का अणु बड़ा होगा? भैया जल का। भैया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का। जल का अणु बड़ा होगा कि हीमोग्लोबिन का? भैया हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन। चलो जिसने जल बोला था उसका डाउट क्लियर करते हैं। यहाँ पर बोला हुआ है जल का एटम जो होता है, जल का एक अणु मतलब वाटर का जो एक अणु होता है वो 10 की घात -9 मीटर का होता है, 10 की घात -9 मीटर का होता है ना। इसको यदि मैं हिस्से कर लूं इसके तो कितना आ जाएगा, 10 की घात -9 इधर आके प्लस में हो जाएगा। और इसको यदि मैं एक नैनोमीटर के बराबर करूं, 1 नैनोमीटर के बराबर करूं तो ये एक मीटर में इसके चलो एक जान दो, नैनोमीटर को छोड़ो, एक वाटर के आपको कितने, 1 मीटर के कितने हिस्से करना पड़ेंगे, मतलब 1 मीटर स्केल के कितने हिस्से करना पड़ेंगे पूजा? 10 की घात 9 यानी कि 1 अरब हिस्से करना पड़ेंगे, है ना। यदि हम इसकी जगह हीमोग्लोबिन की बात करें तो हमको कितने करने हिस्सा करना पड़ेंगे, 10 की घात कितने -8 मीटर, 10 की घात -8 मीटर, मतलब मेरे को कितने हिस्से करना पड़ेंगे, 1/10 की घात 8। मेरे को 1 मीटर के कितने हिस्से करना पड़ेंगे, 10 की घात 8 मीटर करना पड़ेगा। देखना 10 करोड़ है, हाँ 10 करोड़ बिल्कुल। तो देखना अब यहाँ पर देखना पूजा आपका कंफ्यूजन कहाँ है। अगर आपने 1 मीटर 2 लाइन, ये 1 मीटर की लाइन है, ये है और एक और है, एक और 1 मीटर की लाइन है, दोनों लाइन सेम है मान लीजिए, है ना। अभी थोड़ा सा हो सकता है छोटी बड़ी लिख दे, दोनों 1 1 मीटर की हैं। यदि मैं यहाँ पर इस लाइन के ऊपर वाली लाइन के 9 हिस्से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हिस्से हो गए, इसके 9 हिस्से कर दिए। और इसके कितने करना है मेरे को, 8 हिस्से करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या लगता है अभी भी पूजा, आपको क्या लगता है किसका साइज बड़ा है, इसका साइज बड़ा है, ये बड़ा दिख रहा है कि ये बड़ा दिख रहा है? बताओ मुझे, ऑब्जर्व करो, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? वाटर का अणु बड़ा है कि हीमोग्लोबिन का अणु बड़ा है? बताओ। हीमोग्लोबिन का। हाँ बस अब मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी आपको, हीमोग्लोबिन बड़ा होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अगर आपने गलत बोला है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है गलत बोला है तो, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कंफ्यूजन। जैसे जैसे माइनस की संख्या बढ़ती जाती है ना, साइज बढ़ता जाता है अणु का, है ना। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, गलती ये गलतियां होना चाहिए, मैंने बता रहा हूँ ना, आपकी गलती की वजह से सभी की गलती सुधरती है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं ना, कण का आकार जो है वो बड़ा होते जा रहा है। हाइड्रोजन परमाणु 10 की घात -10, जल का अणु 10 की घात -9, हीमोग्लोबिन 10 की घात -8, रेत का कण 10 की घात -4, चीटी का कण 10 की घात चीटी का कण बोल दिया मैंने। चीटी का साइज देखा होगा आपने, चीटी का जो साइज होता है उसकी त्रिज्या 10 की घात -3 मीटर होती है, और सेब जो है वो 10 की घात -1 मीटर का होता है ना। तो इसके आप अंदाजा लगा सकते हो कि परमाणु का आकार कितना छोटा है, बहुत छोटा, सेब की तुलना में बहुत ज्यादा छोटा, है ना। परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं, तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। बोल रहे हैं परमाणु का आकार बहुत छोटा है, मतलब ना के बराबर है, दिख ही नहीं रहा जो चीज, उसके बारे में फिर विचार क्यों कर रहे हैं हम, उसके बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमारा पूरा विश्व ही काय का बना हुआ है, परमाणुओं का बना हुआ है। चाहे हम उन्हें देख नहीं सकते, फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं तथा हमारे प्रत्येक क्रियाकलापों पर उनका प्रभाव पड़ता है। अब हम आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों की सतहों की आवर्धित प्रतिबिंबों को देख सकते हैं, जिनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखो, इस सिलिकॉन का सतह प्रतिबिंब है, यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है, हम रियलिटी में इसका इंटरनेट का फायदा उठाते हैं और सिलिकॉन यानी शीट जो है वो सच में देखते हैं।
यहाँ पर जो है एक ग्रेफीन मटेरियल है। आप लोगों में से किसको पता है कि हमारे पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे कठोरतम सबसे टफेस्ट मटेरियल कौन सा है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? भैया हीरा। बहुत सही। हीरा जो है वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन हीरे से भी कठोर चीज है ग्रेफीन, है ना। ये ग्रेफीन जो है वो मानव द्वारा निर्मित सबसे कठोरतम पदार्थ है। उस ग्रेफीन को यदि हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसके एटम कुछ ऐसे दिखेंगे, आप जो देख रहे हैं वो परमाणु देख रहे हैं, है ना। ग्रेफीन के परमाणु है जो कि मानव द्वारा निर्मित सबसे ज्यादा कठोरतम पदार्थ है। इससे ज्यादा कठोर कुछ नहीं है मानव द्वारा निर्मित, है ना, मानव द्वारा निर्मित। और प्राकृतिक तो कौन है? हीरा है। चालू हो जा भाई। वीडियो क्यों नहीं चालू हो रहा? यूट्यूब पे सर्च करके देखते हैं। Hey everybody, today I'm going to be showing you the strongest material known to man, अजीब बात है, graphene. ये जो आपको दिख रही है जरा सी शीट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड है, दुनिया की सबसे कठोरतम चीज है, And I'm also going to be जो कि showing you दिख how to भी नहीं make रही your है। दिख रही very है आपको own. हल्की सी शीट दिख रही है जो? And I'd also like to thank Keeps for sponsoring this video. ये Now हाथ में this लेके graphene देखो, is अभी हाथ में निकाल के extremely दिखाएंगे, strong. हाथ में निकाल के दिखाएंगे, आपको पता चलेगी कैसी पतली सी शीट है। ये देखो, ट्रांसपेरेंट है, आर पार देख सकते हो आप, फोल्डेबल है, मुड़ रही है, और ये दुनिया की सबसे कठोरतम चीज है। अजीब बात नहीं है? वो खून नहीं है उसका। That's not the graphene either. But on the quartz plate, there's a 1 atom thick piece of graphene. Now what's amazing is you'd think that something that's only 1 atom thick would be और मालूम ये इसकी क्वालिटी क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि ये केवल एक एटम, मतलब एक एटम को अगर हम जमा दें, एक परमाणु को यदि जमा दें, वो एक एटम के बराबर थिक है ये शीट, completely केवल impossible to see with एक। the naked eye. But that's not true at all. You can actually see graphene because of a very specific property that graphene can absorb an extreme amount of light based on the जो ग्राफीन होती है, कोई आपको लग सकता है कि यदि एक एटम के बराबर है तो वो एक एटम तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये गलत है। इसको देख सकते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इस पर पड़ने वाली लाइट को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है ना। उसके कारण से हम एक एटम बराबर थिक, एक परमाणु बराबर मोटी परत को भी आसानी से देख thickness of सकते it. हैं। So one sheet of graphene that's only 1 carbon atom thick can actually absorb 2% of the light that passes through it. बोल रहे हैं अगर कार्बन की एक ग्राफीन कार्बन से बनी हुई रहती है, कार्बन से ही बनाई हुई रहती है ग्राफीन, है ना। ज्यादा से अपन गौर नहीं करते हैं। ये जरा सी पतली जो दिख रही है आपको, ये ग्राफीन की शीट है और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, मानव द्वारा निर्मित। ना माइक म्यूट करना सीख जाओ बेटा। चलो, ये था आपके सामने स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, जो कि एक परमाणु जितना। आप सोच रहे हैं जैसे मतलब अभी मैंने बताया ना आपको, परमाणु कितना छोटा होता है। अगर हम उन परमाणु की एक एक करके जोड़ते जाएं उसको, तो जो थिक लेयर बनेगी उसको जो है वो देख सकते हैं। ग्रेफीन एक ऐसा मटेरियल है जिसको देखा गया, और वो आपने आपके सामने देखा कि परमाणु की, मतलब एक परमाणु की बनाई हुई शीट को हम आसानी से देख सकते हैं, है ना। इसके बाद जो है बात कर लेते हैं हम विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक क्या हैं, है ना। अभी ये जो बात कर रहे हैं, अब जैसे पता चल गया वैज्ञानिकों के, चलो ठीक है, अलग अलग पदार्थ जो है वो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने हुए रहते हैं, है ना, ये तो पता चल गया। अब लेकिन बात हो रही थी, अब ये बात करना थी कि अलग अलग परमाणु, जो अलग अलग तत्व पाए जा रहे हैं, अलग अलग तत्व खोजे जा चुके हैं, उन सभी के परमाणु भी अलग अलग होंगे। जैसा कि जॉन डाल्टन ने भी बताया था, भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके द्रव्यमान भी अलग होता है, उनकी रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होते हैं। तो उनको दिखाना भी पड़ता कि भैया इसका परमाणु ऐसा दिखाई देता है, इसको कुछ ना कुछ सिंबल जनरेट करना पड़ते हैं, है ना। तो वो स्टार्टिंग में जो सिंबल जनरेट किए गए, वर्जिलियस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने तत्वों के ऐसे प्रतीक सुझाव दिए जो उनके तत्वों के नाम या फिर एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। उन्होंने क्या बोला, हाइड्रोजन का परमाणु जो है उसको ऐसा दिखा दिया, मतलब हाइड्रोजन का जो तत्व था उसका सिंबल उन्होंने ऐसा रखा, एक गोला बना दिया, बीच में डॉट रख दिया। कार्बन का क्या करा उन्होंने, एक गोला बनाया, अंदर से पूरा काला कर दिया।
ऑक्सीजन का केवल गोला बना के छोड़ दिया, उसको कुछ नहीं बना। फास्फोरस का ऐसा ऐसा त्रिकोणा बना दिया, किस मकसद से बनाया पता नहीं। सल्फर का जो है वो प्लस बना दिया, आयरन के लिए आई लिख दिया, कॉपर के लिए सी लिख दिया, एल शीशे के लिए एल लिख दिया, किस मकसद से करा पता नहीं। सिल्वर के लिए एस लिख दिया, उनके स्टार्टिंग का नाम से लिख दिया। प्लेटिना के लिए पी लिख दिया, गोल्ड के लिए जी लिख दिया, पारे के लिए डॉट 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 बना दिए, बस गोल्ड के लिए ऐसा। तो ये सॉरी ये जो है वो वर्जिलियस ने जो है वो तत्वों के प्रतीक का सुझाव दिया था, जिसके नाम पर आधुनिक बने हुए हैं, ये जॉन डॉल्टन ने दिए थे। ये वाले प्रतीक जो है वो जॉन डॉल्टन ने दिए थे। वर्जिलियस के प्रतीकों का सुझाव जो है वो अभी अपन आगे देखने वाले हैं, ये गलती हो गई, ये जॉन डॉल्टन ने दिए थे। ये वाले जो सिंबल थे पहले दिए गए थे, अब चेंज हो गए, है ना। प्रारंभ में तत्वों की उत्पत्ति उनके स्थानों के नाम पर की गई जहां से वो सर्वप्रथम पाए गए थे। जो तत्व जहां से खोजा गया उसका नाम वही रख दिया। अब जाहिर सी बात है ना, नए नए तत्व मिल रहे हैं तो उनके कुछ ना कुछ तो नाम रखना पड़ेंगे। अब नाम किस पर आधारित होंगे, वो जहां जहां खोजे जा रहे थे उनके नाम पर रख दिया गया है ना। अभी भी जो है जो तत्व आखिरी में खोजे गए हैं उनके नाम वहीं के नाम पर रखे हैं जिस स्थान पर उसको खोजा गया था। कुछ तत्वों के नाम वैज्ञानिकों के नाम पर भी रखे गए हैं ताकि उन्होंने जिन्होंने खोजा था उस तत्व को उनके नाम पर भी रखे गए हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है इन पे, कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ, है ना। मतलब जहां साइप्रस में खोजा गया था कॉपर को, तो उसके नाम पर ही उसका नाम कॉपर रख दिया गया। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वर्ण यानी कि गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला, है ना। गोल्ड का नाम देखा गया अंग्रेजी के नाम पर जिसका नाम होता है पीला। दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, इतना ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं, इतना ज्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक संगठन है, IUPAC इसका फुल फॉर्म उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और इसको जो है वो आप इसको हाईलाइट भी करके रखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक संस्था का नाम है जो कि सारे केमिकल का नाम रखती है। कितनी अजीब बात है ना, जितने भी तत्व खोजे जाते हैं उनके नाम कौन रखता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। ये उन तत्वों के नामकरण करती है। एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नाम, प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उनके तत्वों के अंग्रेजी के नाम या एक या दो अक्षरों से बने हुए हैं। उदाहरणार्थ H। और हमेशा एक बात यहाँ पर याद रखना, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, बहुत ज्यादा तत्वों के नाम लिखने में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, दूसरे अक्षर को सदैव स्मॉल लेटर में लिखना है, हमेशा हमेशा, है ना। हमेशा जब भी आप तत्वों के नाम लिखो तो पहला अक्षर आपको कैसा लिखना है, बड़ा लिखना है, दूसरा अक्षर छोटा लिखना है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन यदि लिखते हैं, बच्चे गलती करते हैं, हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह जो होता है वो H होता है, केवल और केवल H, है ना। एल्यूमिनियम का प्रतीक चिन्ह होता है Al, तो हमको Al कैसा लिखना है, A लिखना है कैपिटल और L लिखना है स्मॉल। यदि हम दोनों कैपिटल लिख देते हैं, A भी कैपिटल लिख देते हैं और L भी कैपिटल लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा, आपके मार्क्स को बच्चे लिखते हैं, बच्चे बहुत बार लिखते हैं, इन तत्वों के नाम में लिखते हैं, ये सही होगा, जबकि ये दोनों कैपिटल लिख देंगे गड़बड़ हो जाएगा। और यदि हम दोनों छोटे लिख देते हैं, A लिख देते हैं और L लिख देते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तत्वों के नाम में हमेशा हमेशा ही पहला अक्षर कैपिटल लिखना है, दूसरा अक्षर छोटा लिखना है, स्मॉल अक्षर में लिखना है। उदाहरण के लिए क्लोरीन का सिंबल जो होता है वो होता है C और L, तो C कैपिटल लिखेंगे और L स्मॉल लिखेंगे, C कैपिटल लिखेंगे और L स्मॉल लिखेंगे, पहला अक्षर कैपिटल दूसरा स्मॉल, है ना। तो क्लोरीन ही हो जाएगा। अगर हम आयरन की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली आयरन का सिंबल I से शुरू नहीं होता है, उसकी स्पेलिंग से शुरू नहीं होता है ना। उसका जो आयरन का सिंबल होता है वो Fe होता है। हाँ मुझे मालूम है, कई तत्व ऐसे उटपटांग मिलेंगे आपको। आयरन का तत्व सिंबल जो होता है वो क्या होता है, Fe होता है। आप बोलोगे भैया ऐसे कितने याद रखेंगे, कितने भी नहीं, जैसे जैसे हम आगे केमिकल पढ़ते जाएंगे ये सिंबल अपने आप याद होते जाएंगे आपको, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे। लेकिन हाँ अभी शुरुआत के लिए आपको जरूरी है इनमें अंतर ज्ञात करना। जैसे हम क्या करते हैं, कई बार जो है वो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आयरन का सिंबल Fe नहीं लिखते हैं, वो I लिख देते हैं, है ना। आयरन का क्यों, क्योंकि आयरन की स्पेलिंग I से शुरू होती है, इसलिए वो आयरन का I लिख देते हैं, जबकि नहीं, I फॉर जो होता है ये तत्व का नाम आयोडीन है, I से आयोडीन लिखते हैं। तो आयोडीन लिखने के चक्कर में आयरन जो है, आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe रखा गया है, IRON, है ना। ये आयरन का सिंबल होता है Fe और I जो है वो आयोडीन का सिंबल है, इसलिए जो है वो अच्छी गलती करते हैं। ऐसे ही कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के लिए जिंक का फॉर्मूला देख लेते हैं। जिंक जिसको हम जस्ता भी बोलते हैं, तो जिंक का सिंबल होता है Zn,
है ना। जिंक का नाम कैसा है, जिंक की स्पेलिंग क्या है, ZINC, ZINC। इसका सिंबल जो है कैसे उठा लिया, Z और N को ले लिया उन्होंने, जिंक बन गया, है ना। मैग्नीशियम का अगर बात करें तो मैग्नीशियम की स्पेलिंग जो होती है MAG, मैग्नीशियम, NISIUM, मैग्नीशियम। तो इसमें जो उन्होंने नाम लिया मैग्नीशियम के सिंबल में, इसके नाम से लेके उन्होंने MG नाम ले लिया इसका, तो उसको मैग्नीशियम बोल देते हैं। एक और तत्व होता है मैग्नीज, है ना। मैग्नीज का जो सिंबल होता है वो MN होता है, इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। मैग्नीशियम का MG होता है और मैग्नीज का MN होता है ना। तो कुछ तत्वों के नाम आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपको उन्हीं तत्वों को ज्यादा फोकस करना है, उन्हीं यही तत्व जो है वो ऐसे यहाँ पर देखो इन्होंने लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम को AL लिखना है ना कि कैपिटल AL, कोबाल्ट को CO लिखना है, ओ छोटा लिखना है, नहीं तो CO लिख दे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, है ना। कोबाल्ट का सिंबल कैपिटल C और स्मॉल O होता है। बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है ना। यहाँ पर देखो आयरन का उदाहरण भी लिया हुआ है, तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगा अब। यहाँ पर कुछ तत्वों के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह लिखे हुए हैं, ये सभी को रटा हुआ होना चाहिए। यदि आपके पास बुक नहीं है तो मैं अभी इसको जो है वो आपके ग्रुप पे डाल रहा हूँ। ये सभी इतने तत्वों के नाम कम से कम आप सभी को जो है वो पता होना चाहिए। हाँ, ये तत्वों के नाम मैं अभी ग्रुप पे डाल रहा हूँ, तो कृपया कर ये तत्वों के नाम आपको याद होना चाहिए, कम से कम इतने तो होने चाहिए। वैसे 118 तत्व हैं, लेकिन जरूरी नहीं है आपको 118 तत्व अभी से याद हो। अगर आपको मैथ साइंस लेना है तो मैं तो अभी से सजेस्ट करूंगा आप याद कर लीजिए 118 तत्व पूरे की पूरी टेबल, लेकिन अगर नहीं हो रही है याद तो अभी इतनी कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं परमाणु द्रव्यमान की, कि परमाणु द्रव्यमान क्या होता है ना। लेकिन उसके लिए आपको जो है वो एक बार फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा सेशन, ताकि क्योंकि अभी समय कम है। एक बार फिर से ज्वाइन करिए ताकि हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में चर्चा कर सकें।